नमस्कार। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने इस मामले पर चिंता जाहिर की है। पंजाब सरकार ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। ये कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और इस पर कल सुनवाई होगी। इस मामले पर एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं सुरक्षा जानकार इसे गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने बुधवार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दरार को लेकर चिंता जताई है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि बठिंडा से फिरोजपुर जाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला किन हालात में इस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट रुका रहा। इसकी जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि वहां प्रधानमंत्री की काफिला का रुकना एक संवेदनशील मसला है, इसलिए भी कि वहां से पाकिस्तानी सीमा बहुत पास है। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, जबकि बिल्कुल बॉर्डर के पास वहां से लगभग ओनली 20 किलोमीटर बॉर्डर है। प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज करना जहां पाकिस्तान कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था प्रधानमंत्री जी को, और ये एक बहुत बड़ी गफलत है। मैं समझता हूं ये नहीं होना चाहिए था। जानकार मानते हैं कि इस मामले में एसपीजी और राज्य पुलिस दोनों की जवाबदेही बनती है, खुफिया विभाग की भी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो जरूरी कवायद होती है वह आधी अधूरी रही। खराब मौसम की चेतावनी नजरअंदाज की गई। दौरे से पहले जो सुरक्षा ड्रिल होती है उसकी भी अनदेखी हुई। दौरे से पहले रास्ता साफ करने का काम नहीं हुआ। अचानक 125 किलोमीटर से ज्यादा के सड़क मार्ग से सफर का फैसला किसने और कब किया? केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच जरूरी तालमेल की कमी दिखी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अंतिम फैसला हालांकि एसपीजी का होता है। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग भी एक चीज होती है। एसपीजी का एक अधिकारी वहीं पे रहता है जिसको पहले से मालूम था कि अगर वेदर खराब होगा तो ये रास्ता चुना जाएगा, और इसलिए उस रास्ते पे बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए था। और अगर मान लीजिए नहीं भी हुई तो वो जो उनकी स्पेशल टास्क फोर्स साथ में चलती है, जैसा राय साहब ने कहा था, उसको तत्काल उन प्रदर्शनकारियों को वहां से निकाल देना चाहिए था। लेकिन इस मामले में किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच रिपोर्ट के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। जितनी चिंता की बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दरार है, उतनी ही चिंताजनक इस मामले में हो रही राजनीति है। इससे बचा जाना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि ये पंजाब पुलिस की नाकामी है। तो कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि पंजाब सरकार या पुलिस को सड़क यात्रा की जानकारी नहीं दी गई। तथ्य यह है कि एसपीजी ने बठिंडा से फिरोजपुर तक सड़क यात्रा की आपात योजना पर 1 और 2 जनवरी को पंजाब प्रशासन और पुलिस के साथ चर्चा की। तथ्य ये भी है कि 4 जनवरी को सड़क मार्ग से आपात यात्रा की रिहर्सल की गई। दूसरा सवाल यह कि प्रधानमंत्री की योजना में अचानक बदलाव से पंजाब पुलिस अनभिज्ञ थी। तथ्य यह है कि एसपीजी ने पंजाब के डीजीपी से बदलाव पर चर्चा की। डीजीपी की हरी झंडी पर ही सड़क यात्रा की योजना बनी। तथ्य यह भी है कि बठिंडा से फिरोजपुर जिले की सीमा तक बठिंडा के एसएसपी प्रधानमंत्री के काफिले के आगे चले। तीसरा सवाल यह है कि पंजाब पुलिस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे का पता नहीं था। तथ्य यह है पंजाब पुलिस के अंदरूनी दस्तावेजों के मुताबिक कई बार इस बारे में जानकारी दी गई। चौथा सवाल यह है प्रधानमंत्री की सुरक्षा सिर्फ एसपीजी का कर्तव्य। तथ्य यह है एसपीजी की ब्लू बुक का चैप्टर 1 नियम 1 संपूर्ण सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी, करीबी सुरक्षा एसपीजी की जिम्मेदारी। तथ्य यह भी है कि सुरक्षा के सभी इंतजाम राज्य पुलिस का काम है, उन पर अमल डीजीपी की जिम्मेदारी है। पांचवा सवाल यह है कि पंजाब सरकार पुलिस ने सुरक्षा से जुड़ा पूरा कर्तव्य निभाया क्या। तथ्य यह है कि पुलिस कंट्रोल रूम काफिले के पायलट को कथित प्रदर्शनकारियों की जानकारी देने में नाकाम रहा
और तथ्य ये भी है कि अगर समय पर जानकारी दी होती तो प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर फंसने से बचाया जा सकता था। तथ्य ये भी है, समय पर जानकारी न होने से प्रधानमंत्री कथित प्रदर्शनकारियों के काफी करीब पहुंच गए थे। तो हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली फिरोजपुर में उसी फ्लाईओवर पर पहुंचे जहां कल प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। कल वहां क्या हुआ था, ये जानने के लिए उन्होंने चश्मदीदों से बात की। जीरा जी, आप थे यहाँ पर, ये थोड़ा क्लियर करें कि इस इलाके में, इस फ्लाईओवर पे आप लोग कब पहुंचे? यहाँ तकरीबन 11:15 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। और जब हम जा रहे थे, जो प्रधान जी ने बताया, हमने तो फिरोजपुर जाना था डीसी दफ्तर को। वहां तो आप देखिए थोड़ी दूर आगे 500 मीटर जाके पुलिस ने हमें रोका कि आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने कारण पूछा तो वो बोले कि आगे प्रधानमंत्री जी की रैली है, तो आप वहां घुस के कोई गड़बड़ करेंगे। हमको रोक लिया तो हमें वहीं बैठ गए, हमने पूरा जाम लगा दिया क्योंकि आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो जाम लगने के कारण जितनी भी बीजेपी वालों की पीछे गाड़ियां आ रही थी, बसें आ रही, वो सभी रुक गई और यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। 12 बजे, 11:15 से 12 के बीच में ये बंद हो गया था। अच्छा, आप लोगों को पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं? और अगर नहीं पता था तो आप लोग क्यों पहुंचे यहाँ पर? 11:30 ही बजे क्यों पहुंचे? पहले क्यों नहीं आए? नहीं, देखिए, हमारा तो जो धरने का टाइम होता है किसानों का, ये पक्का ही है कि 11 बजे इकट्ठा होते हैं सब गांव घर से और 11 बजे चलते हैं। यदि हमको ना रोकते यहाँ तो हमने तो डीसी दफ्तर पहुंच जाना था। तो आप एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एसएसपी आपको कहते हैं कि शायद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, तो आप उसको समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, जब 12:30 का टाइम था, 12:30 बजे एसएसपी ने बोला कि यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, तो लोगों ने और हमने ये बोला कि ये सिर्फ ये लाइन रोड क्लियर कराने के लिए हमको झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था क्योंकि 6 हेलीपैड बनाए, हमको ये मालूम था कि यहाँ जहाँ रैली कर रहे हैं वहाँ 6 हेलीपैड बनाए हैं प्रधानमंत्री के उतरने के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए। तो प्रधानमंत्री तो रोड से आएगा नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर से जाएगा। तो सभी लोगों को भी ये लगा कि पुलिस सिर्फ, या जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के लोग हैं, उनको आगे निकालने के लिए झूठ बोल रही है। सिर्फ इनका काम रास्ता खुलवाना है और कोई नहीं, इसलिए उसकी बात को किसी ने माना नहीं। कितने देर प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे रुका रहा? ये तो हमको बाद में 3 बजे पता चला, अभी प्रधानमंत्री यहाँ आए भी थे, क्योंकि ये तो पूरा जाम था और गड्डी खड़ी थी। वहां से तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था। हमको तो ये भी मालूम ना आया, कोई नहीं आया, कुछ नहीं मालूम था। वो तो 3 बजे जब रैली खत्म करके वापस जाने लगे हम, तब यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि मोदी सचमुच यहाँ आया था। तब हमको पता चला अभी प्रधानमंत्री यहाँ आया था। तो ये इनके तरफ से बताया जा रहा है कि इनको जानकारी नहीं थी, ये यहाँ इनका प्लान था यहाँ आने का। ये कह रहे हैं कि ये महज इत्तेफाक है कि प्रधानमंत्री का भी यही रूट निकला, इनको इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। और इस सबके बीच बीजेपी के कई नेताओं ने आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलग अलग मंदिरों में पूजा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री के लिए पूजा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में प्रधानमंत्री के लिए महामृत्युंजय जाप कराया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के उग्रतारा मंदिर में प्रधानमंत्री के लिए पूजा की। बीजेपी नेता जय पांडा ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए महामृत्युंजय जाप किया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कहा है कि देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। कि कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें कि वो ऐसी हरकत ना करें जो देश की सुरक्षा के लिए संकट बन जाए। प्रधानमंत्री है,
खिलवाड़ उनकी जिंदगी के साथ तो हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ भी हुआ है। और आइए बात कर लेते हैं कोरोना की। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हुई है। 8 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 15% के पार हो गई है। 12 मई के बाद ये सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 31,000 के पार है। दिल्ली में 24 घंटे में 6,900 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 98,434 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। तो अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में एक और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू से लेकर तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। वहीं सरकार और विपक्षी दलों के नेता खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बेंगलुरु से नेहाल किदवई की रिपोर्ट। विधान परिषद के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण। विधानसभा के मुख्य सभागार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कोविड प्रोटोकॉल का यहीं से मजाक बनना शुरू हुआ। कार्यक्रम खत्म होते ही डीके शिवकुमार के तेवर बदल गए। अचानक उन्हें कोविड नियमों का ख्याल आया। इसको भीड़ कहते हैं या नहीं? लोग यहाँ किसको इज्जत देने आए? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इन सब के खिलाफ जो लोग यहाँ मौजूद हैं मामला दर्ज करना चाहिए? होम मिनिस्टर को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खुद ही बैठक बुलाकर वीकेंड कर्फ्यू से लेकर ऐसे दूसरे फैसले लिए थे, लेकिन आज वो अपने मंत्रियों के साथ इस प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते दिखे। न सिर्फ एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह में बल्कि कैबिनेट की बैठक के बाद की भीड़ देखी। There is no question of all that. They should follow the pandemic rules in the larger interest of the people of the state. If they are not interested in the interest of the health interest of the people of the state, it is irresponsible opposition. दूसरे कुछ राज्यों की तरह कर्नाटक में भी अचानक कोविड संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई। मुख्यमंत्री और मंत्रियों से लेकर विपक्षी दल के नेता जब खुद अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन करते हैं तो लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इनकी लापरवाही दूसरों को बेफिक्र बनाती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों में आगे है बुली बाई ऐप बनाने का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने बुली बाय ऐप बनाने वाले शख्स को असम से गिरफ्तार किया है। बुली बाय ऐप में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर उनकी बोली लगाई जा रही थी और अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 21 साल के नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने असम के जोरहाट के उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यही वो शख्स है जिसने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब पर बुल्ली बाई ऐप बनाया और सिख बनकर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर उनकी बोली लगाई और अभद्र कमेंट्स किए। उसने बुल्ली बाई ऐप को लेकर एक ट्विटर हैंडल बनाया जिस पर लगातार पीड़ित महिलाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। नीरज बिश्नोई वो कैरेक्टर है जिसने बुल्ली बाई एप्लीकेशन गिटहब पे बनाई थी और इवन बुल्ली बाई अंडरस्कोर नाम का ट्विटर हैंडल भी बनाया था। इसके बाद इसने उसको प्रोपोगेशन के लिए सोशल मीडिया प्रोपोगेटर्स को दिया था, बट मास्टरमाइंड, क्रिएटर एंड उसकी एविडेंसेस उसके फोन से और उसके लैपटॉप से मिल चुकी है। पुलिस के मुताबिक नीरज के लैपटॉप और मोबाइल से पीड़ित महिलाओं के फोटो और कई और आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पुलिस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच से पता चला है कि नीरज किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था। उसके घर वालों के मुताबिक नीरज पढ़ने लिखने में तेज है। फिलहाल वो मध्य प्रदेश के सीहोर में एक कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र है।
11টা 11:30 11টা 15-20 এনেকে টাইম লাগি 11টা পিছতে আইছে। रात करीब 11-11:15 बजे वो सीधे आए और उन्होंने कहा हम दिल्ली पुलिस से आए हैं। नीरज कहाँ रहता है? मैंने फाटक खोल दिया। नीरज तब सो रहा था। उसको कहा कि लैपटॉप लाओ। नीरज जोहराट सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है। मैट्रिक में 86% नंबर के साथ फर्स्ट आया था। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी नीरज के अंदर एक समाज की महिलाओं को लेकर इतनी नफरत कैसे आई, इसे लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बुल्लीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने भी एक लड़की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बेंगलोर से, जबकि लड़की समेत 2 आरोपी उत्तराखंड से पकड़े गए थे। सूत्रों के मुताबिक नीरज के कहने पर ही बाकी आरोपी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी के साथ नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के नासिक में नंदूर मधमेश्वर में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। सारस, राजहंस समेत 30,000 से ज्यादा पक्षी यहाँ आ चुके हैं। ये पक्षी साइबेरिया, यूरोप से आते हैं। वहाँ पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यहाँ आ जाते हैं। इन सुंदर पक्षियों के यहाँ आने से इस वक्त नासिक के नंदूर मधमेश्वर का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है।